साथियों, आज हम डीएससी भर्ती का प्रोसीजर, उसकी रिक्वायरमेंट, एलिजिबिलिटी कंडीशंस और बेनिफिट्स क्या क्या हैं, इसकी पूरी जानकारी लेकर आए हैं। इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको कंप्लीट इसके बारे में जानकारी मिल सके। और जो आपके साथी हैं, जो रिटायर्ड सोल्जर्स हैं या जो रिटायर होने वाले हैं, उनको इसके बारे में बताएं। रिटायर होने वाले और रिटायर्ड सोल्जर्स के लिए एक बेहतरीन मौका होता है कि डीएससी में चले जाएं। उनको सेम सर्विस, सेम तरह की कंडीशंस मिलती हैं। साथियों, हम आगे बढ़ें इससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन यानी घंटी के निशान को प्रेस कर दें ताकि अपलोड होते ही आपको तुरंत वीडियो मिल सके। साथियों, जैसे शुरू में बताया, आज हम डिफेंस सर्विसेज कोर यानी डीएससी में जो रिक्रूटमेंट होता है उसके पूरे प्रोसीजर की बात करेंगे। आपको बताएं कि जो डीएससी है उसका जो रोल है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है डिफेंस इंस्टॉलेशंस और जो सिविल इंस्टॉलेशंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर, उनको। इसकी जो स्ट्रेंथ है वो मेनली आर्मी से है। 75% आर्मी के लोग हैं इसमें, नेवी एयरफोर्स के 1% हैं और जो टेरिटोरियल आर्मी के जो रिटायर्ड सोल्जर्स हैं, जो रिटायर्ड पर्सन्स हैं, उनकी 24% इसमें स्ट्रेंथ है। इसकी जो पोस्टिंग्स हैं वो कमांड्स में रोटेट होती हैं। एक पहली पोस्टिंग के बाद नेक्स्ट उनके होम टाउन यानी जो घर के नजदीक की जो कमांड है, नियरेस्ट स्टेशन है, वहाँ पे कंसीडर की जाती है। अगर हम बात करें कि इसमें कौन कौन रिक्रूट हो सकता है, कौन कौन इसमें एनरोल हो सकता है, अपॉइंटमेंट ले सकता है, तो मेनली बात होती है कैरेक्टर की, डिसिप्लिन की, सर्विस की, मेडिकल कैटेगरी, रिटायरमेंट के बाद जो गैप है कितना होना चाहिए, एज क्राइटेरिया किस तरह से है, सैलरी कितनी होती है, कितने साल के लिए ये नौकरी मिलती है, इसके अलावा कंसेशनल बेनिफिट क्या क्या है, यानी क्या क्या और चीजें वहाँ पे एक रीएम्प्लॉयड सोल्जर को मिलती हैं जो डीएससी में नौकरी करता है। साथियों, सबसे पहले बात करें हम चरित्र की, कैरेक्टर की, तो वो एक्सीलेंट या वेरी गुड होना चाहिए एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट फ्रॉम डिफेंस सर्विसेज। अगली बात आती है डिसिप्लिन की। इसमें है कि जो लास्ट 5 ईयर्स हैं सर्विस के, आर्मी सर्विस के, उसमें एक से ज्यादा रेडिंग एंट्री नहीं होनी चाहिए और पूरी सर्विस के दौरान 2 से ज्यादा रेडिंग एंट्री नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही पिछले 5 साल में यानी सर्विस के लास्ट 5 ईयर्स में उनको कोई सजा नहीं मिली होनी चाहिए आर्मी एक्ट 48 के अंदर, यानी जो इंटॉक्सिकेशन होता है, शराब की लत होती है, उसके लिए। इसके साथ ही है कि रिटायरमेंट से पहले इन्होंने कितनी सेवा करी है, तो जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, उनके लिए 5 साल है कि 5 साल उनकी कंटिन्यूस सर्विस होनी चाहिए। जो टीए बटालियन है उनमें जो टीए में सर्विस करी हुई है, जो सिविलियन कैंडिडेट हैं, वो कम से कम 3 साल होनी चाहिए और उन्हें कम से कम 7 कैंप अटेंड किए होने चाहिए। साथियों, डीएससी के लिए जवान की जो मेडिकल कैटेगरी है वो शेप 1 होनी चाहिए। इसमें दिया हुआ है कि इंटॉक्सिकेशन यानी शराब की लत के लिए अगर पिछले नौकरी के पिछले 5 साल में अगर उसकी लो मेडिकल कैटेगरी हुई है और रिटायरमेंट के टाइम पर अगर वो कैटेगरी अप हो गई है, फिर भी वो बंदा एलिजिबल नहीं होगा। अगर अदर केस में कैटेगरी लो थी और रिटायरमेंट के टाइम पर अप हो गई तो वो अप्लाई कर सकता है। साथियों, जहाँ तक रिटायरमेंट के बाद गैप की बात आती है तो विद इन 2 ईयर उसको डीएससी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। यानी जिस दिन डीएससी ज्वाइन कर रहा है और जिस दिन वो रिटायर हुआ, डिस्चार्ज हुआ, उनके बीच में 2 साल से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। अगली बात है कि उम्र कितनी होनी चाहिए। डीएससी में रिक्रूटमेंट के लिए सोल्जर जीडी के लिए उम्र है वो 48 साल है, यानी ज्वाइनिंग के दिन 48 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो क्लर्क ज्वाइन करता है उसके लिए उम्र है वो 50 ईयर्स है, यानी 50 ईयर्स तक क्लर्क ज्वाइन कर सकता है। साथियों, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो बहुत सी नॉर्मल है। जो सोल्जर जीडी है उसके लिए ACE 3rd यानी आर्मी सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन 3rd होना चाहिए, वो एनरोल हो सकता है। क्लर्क में एनरोलमेंट के लिए उसको क्लर्क की जो क्लास है वो 3rd पास होना चाहिए। अब बात आती है पे स्केल की। तो साथियों, पे स्केल जो आर्मी की पे स्केल है वही पे स्केल डीएससी में लागू होती है, यानी सिपाही, नायक, हवलदार, नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर, जो स्केल ऑफ पेमेंट उनकी आर्मी में होती है वही पेमेंट यहाँ पे भी होती है। अब बात आती है ग्रेच्युटी और पेंशन की। जो मिलिट्री पेंशन और जो उनको ग्रेच्युटी वगैरह मिली हुई है वो लोग वो रख सकते हैं। अगर वो चाहते हैं कि हमारी जो लेंथ ऑफ सर्विस में मिलिट्री की सर्विस भी जुड़े तो वो उनको सरेंडर करनी पड़ेगी ग्रेच्युटी और पेंशन, यानी वो पेंशन वगैरह ड्रा नहीं कर सकते। डीएससी में अगर उनकी 15 साल नौकरी हो जाती है तो उनको सेकंड पेंशन भी मिलेगी। साथियों, जैसा कि मालूम है कि अभी ग्रेच्युटी 20 लाख रुपया हो गई है और जो जवानों को या जेसीओज को करीबन 10 लाख के लगभग ही मिलती है या उससे कम ही मिलती है। तो अगर 5 साल या उससे ज्यादा नौकरी हो जाती है डीएससी में तो ग्रेच्युटी मिलेगी और जितनी ग्रेच्युटी का जो कैलकुलेशन होता है बनेगी 5 साल या 6 साल 10 साल तक या जितनी भी नौकरी करी है तो उतनी ग्रेच्युटी उनको और मिल जाएगी। साथियों, अभी बात आती है कि नौकरी कितने दिन के लिए होती है, कितने साल के लिए होती है। एक बार आदमी अपॉइंट हो जाता है, भर्ती हो जाता है, कितने साल तक वो नौकरी कर सकता है। तो साथियों, डीएससी की नौकरी 57 ईयर्स के लिए है, लेकिन शुरू में उनको जैसे सिपाही को 10 साल के लिए ज्वाइन करवाया जाता है, उसके बाद एक्सटेंशन मिलता है उनको 5-5 साल का। जेसीओ का इनिशियल अपॉइंटमेंट 5 साल के लिए होता है और उसके बाद उनको 5-5 साल का एक्सटेंशन मिलता है 57 ऑफ ईयर्स एज तक के लिए। अगर कोई सूबेदार मेजर में भर्ती होता है तो उसका जो इनिशियल टेन्योर है वो 4 साल का होगा और 4 साल के बाद या 57 ईयर्स ऑफ एज जो भी पहले हो जाता है उनका रिटायरमेंट हो जाएगा। साथियों, इसके बाद अब बात आती है कि उनको क्या क्या कंसेशन या सर्विस बेनिफिट्स मिलते हैं डीएससी की नौकरी के दौरान। तो साथियों, जो आर्मी को डीए या दूसरे अलाउंस मिलते हैं वो उनको रेगुलरली मिलते
मिलते रहेंगे जैसे फौज में मिलते हैं। जहाँ तक बात आती है एनुअल लीव की, तो उनको 45 डेज की मिलती है और जो CL है वो 15 दिन की मिलती है। इसके अलावा उनको LTC मिलती है। इसके अलावा जो हेल्थ अलाउंस होता है पर मंथ का वो मिलता है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है। ट्यूशन फीस का रिइंबर्समेंट होता है वो मिलता है। फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट, फ्री राशन, वो जो जिस तरह से मिलता है वो मिलता है। इनके अलावा जितनी सुविधाएं आर्मी पर्सनल को मिलती हैं, DSC पर्सनल को भी मिलती हैं। अभी बात आती है कि इसमें रिक्रूटमेंट का क्या प्रोसीजर है। तो साथियों इसके 2 प्रोसीजर हैं। एक तो जो भर्ती दफ्तर हैं या भर्ती कार्यालय हैं उनका जो सिस्टम है उसके थ्रू होते हैं। दूसरा रेजिमेंटल सेंटर के थ्रू भर्ती होती है। साथियों इसके लिए जो भर्ती होने के लिए भर्ती दफ्तर हैं उनमें एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है। उसमें जो ही आदमी आकर के, एक सोल्जर आकर के एंट्री करवाता है, रिटायर होने से 6 महीने पहले एंट्री करवानी पड़ती है। जो एंट्री हुई उसी की सीनियोरिटी के उस हिसाब से कॉल किया जाता है जब वैकेंसीज आती हैं। कॉल करने के बाद जिस दिन वो आकर के रिपोर्ट करता है भर्ती दफ्तर में, उस दिन से उनकी सर्विस स्टार्ट मानी जाती है। अभी बात आती है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए भर्ती होने के लिए DSC में। तो उसमें साथियों डिस्चार्ज बुक, एजुकेशन सर्टिफिकेट या तो जैसे जो आर्मी से लिया है या जो सिविल एजुकेशन है वो, उसके बाद बोनाफाइड रेजिडेंट सर्टिफिकेट होता है, निवास प्रमाण पत्र होता है जो स्टेट अथॉरिटीज देती हैं। इसके साथ ही जो जाति प्रमाण पत्र है, चरित्र प्रमाण पत्र है और साथ में ही खुद के जो फोटोग्राफ और जो जॉइंट फैमिली फोटोग्राफ होते हैं वो 4-4 कॉपी ले जानी पड़ती हैं। इसके लिए आप अपनी यूनिट के ऑफिस, रेजिमेंटल सेंटर के ऑफिस या भर्ती दफ्तर से, कोई भी भर्ती दफ्तर से एप्लीकेशन का फॉर्मेट और क्या क्या डिटेल्स होती हैं वो चेक कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। रिपोर्टिंग के ऊपर, रिपोर्टिंग के बाद जो सोल्जर होता है उसका फिजिकल क्राइटेरिया चेक किया जाता है एज पर DSC रिक्वायरमेंट। यानी जो आर्मी वाले होते हैं वही होते हैं, थोड़ा रिलैक्स्ड होते हैं। तो फिजिकल टेस्ट होता है, PPT वगैरह होता है, मेडिकल टेस्ट होता है। DSC में भर्ती होने का जो फॉर्म है वो 6 महीने पहले भरा जाता है। रिटायर होने से 6 महीने पहले भरा जा सकता है और उसके बाद भी बंदा भर सकता है। तो साथियों ये थी भर्ती के बारे में जानकारी। जो सोल्जर रिटायर हुए हैं अभी या होने वाले हैं उनके लिए बहुत ही फायदेमंद चीज है, वो विचार कर सकते हैं। क्योंकि आर्मी के सर्विस के बाद जो सोल्जर रिटायर हो जाते हैं और अच्छी जॉब उनको नहीं मिल पाती है, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहता है। सेम माहौल, सेम काम है, ज्यादा उतना कोई बर्डन भी नहीं है, प्रेशर भी नहीं है। सिविल में 10-12 हजार की गार्ड की या कोई इस तरह की और जॉब करने से ये जॉब बहुत अच्छी है। सारी फैसिलिटी मिलती हैं, बच्चों की एजुकेशन का भी अच्छा बंदोबस्त होता है। तो साथियों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें जिनको जॉब की रिक्वायरमेंट है या हाल फिलहाल में जो रिटायर होने वाले हैं या रिटायर हो चुके हैं। जय हिंद, जय भारत।